इस वीडियो का उद्देश्य केवल धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी जानकारी और शिक्षा देना है। यह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। हम सबका मकसद केवल ज्ञान और जागरूकता फैलाना है। कृपया इस सामग्री को उसी दृष्टि से। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आप देखें तो पहली नज़र में शायद सिर्फ आस्था या टैलेंट का मामला लगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं तो समाज, शिक्षा, हमारी संस्कृति, इनसे जुड़े कई सारे अहम सवाल उठ खड़े होते हैं। हमें जो जानकारी मिली है वो भारत में एक बढ़ते हुए चलन की तरफ इशारा कर रही है। बहुत ही कम उम्र के बच्चे वो धार्मिक कथावाचक बन रहे हैं। सोचिए जरा, 10, 12, 13 साल के बच्चे मंच पर बैठे भागवत कथा या रामायण का पाठ कर रहे हैं और हजारों, कभी कभी लाखों लोग उन्हें सुन रहे हैं। हाँ, और सोशल मीडिया पर तो वायरल हो जाते हैं वीडियोस। वही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, तारीफें हो रही हैं। नजारा देखने में तो मतलब कमाल का लगता है ना? राइट। लगता है कि भाई क्या गजब की प्रतिभा है। असाधारण प्रतिभा। हाँ, लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकने की जरूरत है, और जो हमें ये जानकारी मिली है वो भी यही सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ बच्चों की कोई अनोखी प्रतिभा है जिसे हमें बस सेलिब्रेट करना चाहिए, या फिर इस पूरी चमक दमक के पीछे कुछ और भी चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम पर इन बच्चों की मासूमियत का, उनकी जरूरी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके एक तरह का बिजनेस खड़ा किया जा रहा है? क्या ये रास्ता हमारे समाज के लिए सही है? ये वो सवाल हैं जो मतलब इस सब को देखकर जहन में आते हैं। और ये सवाल सिर्फ ऊपर ऊपर के नहीं है। इनका ताल्लुक बहुत गहरे सामाजिक और आप कह सकती हैं सांस्कृतिक बदलावों से है। जब हम बच्चों को इस रोल में देखते हैं तो ये सिर्फ उनकी पर्सनल एबिलिटी का सवाल नहीं रह जाता। अच्छा। इसका असर उनके भविष्य पर, उनकी पढ़ाई पर, समाज कैसे सोचता है उस पर, और यहाँ तक कि धर्म का जो स्वरूप है उस पर भी पड़ता है। इसलिए इस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से, मतलब भावनाओं से थोड़ा हटकर एक एनालिटिकल नजर डालना जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसी विश्लेषण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल जो ये जानकारी सामने रखती है वो है एजुकेशन का। हाँ, इन छोटे छोटे कथावाचकों की जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई, उसका क्या हो रहा है? अगर कोई बच्चा मतलब दिन रात कथा की तैयारी में लगा है, पाठ कर रहा है, फिर प्रोग्राम भी होते होंगे, तो फिर स्कूल, कॉलेज, वो पढ़ाई लिखाई, उसका क्या होता है? ये चिंता तो है। हाँ, और ये चिंता सिर्फ स्कूल छूटने तक की नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसके जो नतीजे हैं वो काफी दूर तक जा सकते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इतिहास, भूगोल, ये सब विषय सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए थोड़ी हैं। सही बात है। ये तो दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी टूल्स हैं, औजार हैं। अगर बचपन में ही इन औजारों से कनेक्शन टूट जाए तो क्या वो बच्चा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो पाएगा? अच्छा, तो मतलब ये कि कथावाचन में तो वो एक्सपर्ट हो गए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन स्किल्स से पीछे रह जा रहे हैं जो उन्हें आगे चलकर एक, जिसे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल लाइफ जीने या अलग अलग करियर चुनने में मदद करते? बिल्कुल। क्या ये एक तरह का मतलब वन साइडेड डेवलपमेंट हो गया? स्रोत बिल्कुल इसी खतरे की तरफ इशारा करता है। इसे हम कह सकते हैं आधुनिक ज्ञान और स्किल्स की कमी। अगर नींव ही, आप समझें, पूरी तरह मजबूत न हो तो इमारत कैसे टिकेगी? भविष्य में उनके पास करियर के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो सकते हैं। मान लीजिए कल को हालात बदलते हैं, या बच्चे की रुचि बदलती है, या ये कथावाचन का क्षेत्र उतना आकर्षक नहीं रहता, तब उनके पास क्या ऑप्शन होगा? क्या वो आसानी से किसी दूसरे फील्ड में जा पाएंगे? शायद नहीं। ये तो हुई एक इंडिविजुअल लेवल की बात, लेकिन स्रोत एक बड़े सामाजिक असर की तरफ भी इशारा कर रहा है। अगर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब? बिल्कुल। जानकारी में ये चिंता साफ जाहिर की गई है कि अगर ये एक ट्रेंड बन जाता है और बहुत से बच्चे इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का एजुकेशनल प्रोफाइल कैसा दिखेगा? क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे होंगे जो पारंपरिक ज्ञान में तो शायद माहिर हो, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उससे दूर हो? हाँ, सोचने वाली बात है। स्रोत में एक जगह तो बहुत सख्त टिप्पणी है, लगभग एक चेतावनी जैसी, कि इससे देश की तरक्की रुक जाएगी। ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं हम अनजाने में प्रतिभा के इस जश्न में भविष्य की नींव को ही तो कमजोर नहीं कर रहे। शिक्षा वाला मुद्दा तो वाकई गंभीर है।
अब दूसरे पहलू पर आते हैं, जिसे स्रोत कह रहा है धर्म का व्यवसायीकरण। ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा भी है। जानकारी ये सवाल उठा रही है कि कहीं बच्चों की इस प्रतिभा को, इस टैलेंट को धर्म के नाम पर पैसा कमाने का एक जरिया तो नहीं बनाया जा रहा। देखिए, स्रोत इस मुद्दे को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। वो याद दिलाता है कि भाई धर्म का असल मकसद क्या है। ज्ञान देना, नैतिक मूल्य सिखाना, समाज में करुणा, सत्य, सेवा, सहानुभूति, इन चीजों को बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, यही तो आधार माना जाता है। यही आधार है जिन पर कोई भी हेल्थी समाज टिका होता है। हाँ, धर्म को तो हमेशा से लाइफ जीने की आर्ट और एक मॉरल गाइडेंस का सोर्स माना गया है। सही बात। लेकिन स्रोत आगाह करता है कि जब धार्मिक एक्टिविटीज का जो प्राइमरी मकसद है वो पैसा कमाना या पॉपुलैरिटी हासिल करना बन जाए, तो धर्म का रूप बदलने लगता है। फिर जोर ज्ञान और मूल्यों को फैलाने से हटकर परफॉर्मेंस पर, इवेंट मैनेजमेंट पर, फॉलोअर्स बढ़ाने पर और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन या फीस इकट्ठा करने पर आ जाता है। अच्छा, स्रोत की एक लाइन है जो शायद स्थिति को अच्छे से बताती है। असली मूल्य पीछे रह जाते हैं और दिखावा आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का जो स्पिरिचुअल और एथिकल कोर है उसके कमजोर पड़ने का खतरा है। कहीं सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट बनकर ना रह जाए। ये एक वास्तविक चिंता है जिसे स्रोत अंडरलाइन करता है। जब किसी धार्मिक आयोजन की सफलता इस बात से नापी जाने लगे कि उसमें कितने लोग आए, कितना पैसा इकट्ठा हुआ या सोशल मीडिया पर कितने व्यूज मिले, बजाय इसके कि उससे समाज में कितनी पॉजिटिविटी फैली या लोगों की जिंदगी में क्या नैतिक बदलाव आया, तो हम कह सकते हैं कि धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है। और बच्चों को इस प्रोसेस में सबसे आगे रखना इसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि उनकी मासूमियत और प्रतिभा का इस्तेमाल इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हो सकता है। और शायद बच्चे खुद भी इस प्रेशर को महसूस करते हों। मतलब इतनी कम उम्र में इतना नाम, पैसा, शोहरत, इसे संभालना भी तो आसान नहीं होता होगा। निश्चित रूप से स्रोत सीधे तौर पर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर तो बात नहीं करता, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं कि इतनी कम उम्र में लगातार परफॉर्म करने का प्रेशर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव और एक तरह की पब्लिक फिगर बनकर जीने का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है। हाँ, उनका बचपन कहीं इस चकाचौंध में खो तो नहीं रहा? ये भी एक जुड़ा हुआ सवाल है। ये पहलू भी सोचने लायक है। अच्छा, अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। स्रोत के मुताबिक लोग इन नन्हे कथावाचकों को किस नजरिए से देखते हैं और इसका समाज की सोच पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाता है। अक्सर ये होता है कि लोग इन बच्चों को सिर्फ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट या अच्छा स्पीकर मानकर नहीं रुकते। अच्छा, तो फिर उन्हें धीरे धीरे एक डिवाइन आभा मंडल, एक दैवीय ऑरा से घेर दिया जाता है। उन्हें भगवान का दूत, चमत्कारी बालक या किसी दिव्य शक्ति का अवतार तक समझा जाने लगता है। ओह, मतलब उन्हें एक तरह का संत या अवतार मान लिया जाता है इतनी कम उम्र में। हाँ, और यहीं से स्रोत के अनुसार अंधभक्ति का खतरा शुरू होता है। जब किसी इंसान को, खासकर एक बच्चे को, इस तरह का एक सुपरनैचुरल दर्जा दे दिया जाता है, तो उसके प्रति एक बिना शर्त वाला समर्पण पैदा हो जाता है। फिर उसकी कही हर बात, चाहे वो कितनी भी अतार्किक क्यों न लगे, उसे ईश्वरीय वाणी मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। सवाल पूछने की, शंका करने की या क्रिटिकली देखने की गुंजाइश खत्म होने लगती है। और इसका सीधा असर लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता होगा फिर। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। इस तरह की जो ब्लाइंड फेथ है वो तार्किक और वैज्ञानिक सोच के विकास में बाधा डालती है। जब आस्था हर तर्क पर हावी हो जाए, जब सवाल पूछने को अनादर या पाप समझा जाने लगे, तो समाज में क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर कमजोर पड़ता है। स्रोत की भाषा में कहें तो सवाल करने वाली वैज्ञानिक सोच धीरे धीरे कम हो जाती है और ये किसी भी प्रोग्रेसिव समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। ये हमें शायद पीछे की ओर ले जा सकता है। तो ये तीन मुख्य चिंताएं, शिक्षा की अनदेखी, धर्म का ये संभावित व्यवसायीकरण और समाज में अंधभक्ति और अतार्किक सोच का बढ़ना, जी, ये स्रोत के विश्लेषण के केंद्र में है। ये तस्वीर तो काफी चिंताजनक लग रही है। हाँ, लगती है। क्या ये जानकारी कोई रास्ता भी सुझाती है? क्या कोई पॉजिटिव पहलू या कोई बैलेंस बनाने का जिक्र है इसमें? हाँ, और ये महत्वपूर्ण है कि स्रोत सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ता, वो एक बैलेंस्ड समाधान की दिशा में भी संकेत करता है। सबसे पहली बात, स्रोत ये मानता है कि इन बच्चों में कथा कहने की जो प्रतिभा है वो वास्तविक है,
उसे नकारा नहीं जा सकता। बच्चा कथा करे ये उसकी प्रतिभा है, स्रोत ये साफ कहता है। अच्छा, ये एक कला है, एक स्किल है, और किसी भी आर्ट की तरह इसका भी सम्मान होना चाहिए। यानी प्रतिभा को एकदम से खारिज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके साथ ही स्रोत उतनी ही जोरदार तरीके से कहता है कि प्रतिभा का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि बच्चे के भविष्य के जो दूसरे अहम पहलू हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। उसकी फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल की पढ़ाई, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब भी उतने ही बल्कि शायद ज़्यादा ज़रूरी हैं। बैलेंस। बैलेंस साधना होगा, एक तराजू पर प्रतिभा तो दूसरे पर शिक्षा और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन ये बैलेंस सधेगा कैसे? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? मतलब एक तरफ मंच पर कथावाचन चल रहा है, दूसरी तरफ स्कूल का होमवर्क और एग्जाम्स। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, स्रोत कोई रेडीमेड फॉर्मूला तो नहीं देता, लेकिन दिशा जरूर दिखाता है। उसका मुख्य तर्क ये है कि लक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जो दोनों दुनियाओं से जुड़ा हो, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को भी समझे और जो मॉडर्न दुनिया के चैलेंज और अवसर हैं उनको भी समझे। स्रोत के शब्दों में तभी वो संतुलित इंसान बनेगा जो धर्म भी समझेगा और दुनिया भी अच्छा। रहे। और वो जो व्यवसायीकरण वाला मुद्दा था, उस पे क्या सुझाव है? वहाँ स्रोत वापस धर्म के मूल उद्देश्य की ओर लौटने की बात करता है। जोर कमाई, प्रसिद्धि और दिखावे से हटाकर वापस ज्ञान, करुणा, सत्य और सेवा पर लाना होगा। अगर बच्चे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल इन मूल्यों को फैलाने में करते हैं और ये सब उनकी शिक्षा और उनके सामान्य बचपन की कीमत पर नहीं होता, तो शायद ये एक ज्यादा हेल्दी और सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है। पैसा कमाना अगर हो भी तो वो मुख्य उद्देश्य न बने, बल्कि एक साइड इफेक्ट हो, एक गौण परिणाम। ये सुनने में तो एक आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? ये सवाल तो मन में आता है। प्रैक्टिकलिटी का सवाल तो हमेशा रहता है, लेकिन स्रोत कम से कम एक आइडियल दिशा तो दिखाता है, एक लक्ष्य तो सेट करता है। अब ये समाज पर, माता पिता पर और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर निर्भर करता है कि वो इस संतुलन को बनाने के लिए कितने गंभीर है। क्या वो शॉर्ट टर्म फायदे और प्रसिद्धि के मोह से ऊपर उठकर बच्चे के लॉन्ग टर्म हित और समाज की वैचारिक सेहत को प्राथमिकता दे सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो कई परतें खुलती हैं। एक तरफ बच्चों की वो हैरान कर देने वाली प्रतिभा और कला है, हाँ, तो दूसरी तरफ उनकी शिक्षा और उनके भविष्य का अहम सवाल है। एक और गहरी आस्था और धार्मिक परंपराओं का पालन है, तो दूसरी ओर धर्म के बाजारीकरण और अंधभक्ति के पनपने का खतरा। बिल्कुल। हमें पारंपरिक भूमिकाओं और आधुनिक जरूरतों के बीच एक साफ तनाव नजर आता है, जैसा कि इस जानकारी में भी सामने आया है। आपने बिल्कुल सही ढंग से इसे समेटा है। ये वाकई एक मल्टी लेयर्ड मुद्दा है जिसके कोई आसान जवाब नहीं है। स्रोत हमें एक तरह से आईना दिखाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के रूप में किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्रोत के अंतिम विचारों से ही एक सवाल निकलता है जिसे शायद हमें अपने साथ ले जाना चाहिए सोचने के लिए, कि हम यानी समाज, माता पिता, शिक्षक, धार्मिक नेता, हम सब मिलकर इन बच्चों की प्रतिभा को कैसे सहेजें, कैसे नर्चर करें, ताकि उनका बचपन, उनकी शिक्षा और उनका भविष्य ये सब सुरक्षित रहे। कैसे हम आस्था और तर्क, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक स्वस्थ संतुलन बना सकते हैं, ताकि न तो प्रतिभा दबे और ना ही भविष्य अंधकारमयी हो। ये सचमुच एक गहरा सवाल है जिस पर वाकई मंथन जरूरी है। इसका जवाब शायद किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, बल्कि हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। आप भी इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।